चलेगा। भेजने सर कर दिया। प्रत्यय हम लोग करेंगे कंटिन्यू। सिलेबस रिगार्डिंग एग्जाम जो है वो आपको आ गया है ना। और वो आप लोग ने देख भी लिया है। उस पे जो भी डिस्कशन करना है वो बाद में कर देंगे क्लास के बाद, जिसको जो पूछना है दैट विल डू। अभी आगे बढ़ते हैं। एक और बात, अ, हम पढ़ेंगे पूरा पूरा जैसे पढ़ रहे थे, पढ़ने में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पहली प्रायोरिटी हमारी पढ़ना है, एग्जाम बाद सेकंड प्रायोरिटी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम एग्जाम के प्रत्यय मैं पढ़ाऊंगा, आई टीच यू द होल, जैसा मेरा प्लान किया था पहले से। ठीक है। अब एक हम जो आगे प्रत्यय करने वाले हैं उसकी नंबर में अगला प्रत्यय जो हमारा है उसका नाम है मतुप प्रत्यय। मतुप। अब आप लोग ना एक सिंपल सिंपल ट्रिक लगा लोगे अगर, तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बनेगा। जैसे आप मतुप देखोगे, ब्रैकेट में क्या लिखा है? मत। मतलब कोई भी धातु आपके सामने आ गई और उसमें आपने लगाया मतुप प्रत्यय, तो आपको उस धातु के बाद में मत जोड़ देना है। जैसे शक्ति प्लस मतुप क्या बन गया? शक्ति मत। शक्ति मत। मत मतलब क्या होता है? मत मतलब होता है वाला। तो शक्ति मत मतलब क्या होगा? शक्ति वाला। ऐसे आगे आप ऐसे सभी जगह आप देख सकते हो। श्री प्लस मतुप क्या बन जाएगा? श्रीमत। श्रीमत मतलब श्री वाला। श्री वाला मतलब जिसको हम इज्जत देते हैं, जिसको हम अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो हमसे बड़ा होता है। ऐसी सारी धातु है। धी प्लस मतुप धीमत। धीमान। धीमत मतलब धी मतलब बुद्धि। ठीक है। मधु प्लस मतलब मधुबत। मधुमत मतलब मधु वाला। इक्षु प्लस मतलब इक्षुमत। इक्षुमत मतलब गन्ने वाला। इक्षु मतलब गन्ना होता है ना, गन्ने वाला। और कीर्ति प्लस मतलब कीर्तिमत। कीर्ति वाला ऐसे। हाँ, इसके बीच में मुझे याद आया, आज महावीर जयंती है। तो आप सभी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। एंड और जो उनकी आप लोगों ने वो पढ़ी है कि नहीं, तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, ये जो बुक है आप लोगों ने पढ़ी है? यस। है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको पढ़ना चाहिए, अगर आप लोग भगवान महावीर को पूरा जानना चाहते हैं तो। उसमें एक परिभाषा आती है, सबसे अच्छी परिभाषा उसमें उसमें भगवान की परिभाषा दी है। जो समस्त जगत को जानते हुए भी अप्रभावित रह सके, उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। तो ये लाइफ का एक बेसिक लर्निंग हम लोग को, वो तो आप लोग को मैं जैनिज्म पढ़ाता नहीं हूँ, वरना मैं आपको बताता कैसे लाइफ में हेल्पफुल है। एक एक चीज जो लाइफ में हम लोग जी रहे हैं दैट इज केम फ्रॉम द जैनिज्म ओनली। हम कैसे अच्छे से जी सकते हैं बिना किसी को बॉदर किए हुए, जो भी लाइफ में चल रहा है इट्स ओके, इट वॉज प्री डिसाइडेड। तो वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, दैट इज द टीचिंग ऑफ भगवान महावीर। तो हम भी भगवान महावीर बने, ऐसी भावना है। एंड इससे ही हम अभी करंट सिनेरियो में सीख सकते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो होगा सो होगा। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जो होगा सो होगा, बट हमने इतना सारा लर्निंग, इतना सारा नॉलेज इस एज में आके, दैट टू ऑफ अ लैंग्वेज लाइक संस्कृत। ठीक है। सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जनरेशन के बच्चे बहुत कम सीखते हैं, उसमें भी आप लोग इतने बड़े बड़े होकर संस्कृत सीख रहे हो, रेगुलर बेसिस पे सीख रहे हो। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस। तो बस मुझे ये कहने का मन था। क्योंकि हमारा धीरे धीरे बैच, हमारी माला मुरझा रही है ना, सो दैट्स व्हाई थोड़ा ऐसा सेंटी जैसा हो गया। चलिए, मध्य प्रत्यय हो गया। थैंक यू अब सर फॉर सच काइंड मोटिवेशन एंड योर अरे वर्ड्स। थैंक इट यू। मीन्स अ लॉट। अब मतु प्रत्यय की जोड़ी में जो अगला प्रत्यय है उसका नाम क्या है? वतु प्रत्यय। ये भी सिंपल है। जैसे मतु प्रत्यय का क्या बचता था? मत। वैसे वतुप का क्या बचेगा? वत। इसका क्या अर्थ होता है? वाला। ठीक है, वाला। तो धन प्लस वतु मतलब क्या होगा? सेम अर्थ जो मतुप का था ना, वही अर्थ किसका है? वतुप का। तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है, क्या है? तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको ना धातु ही पता होनी चाहिए, किस धातु में जुड़ करके आपका मतुप बना है और किस धातु में जुड़ करके आपका वतुप बना है। एक और चीज जो थोड़ी समझने लायक है वो यहाँ पर देखो लिखी हुई है। शब्द के अंत में, मतलब शब्द मतलब जो धातु आप यूज कर रहे हैं, उस धातु के अंत में या अ आ या म अगर होगा, तो मतुप के स्थान पर कौन सा प्रत्यय आएगा? वतुप प्रत्यय। ठीक है। सिंपल रूल है, कहाँ पे मतुप लगाना है, कहाँ पे वतुप लगाना है। मेन धातु जो हमारी होती है जिसमें हम प्रत्यय लगाते हैं,
अगर उस धातु के, जैसे धन देखो आप, धन धातु लिखिए ना आपके सामने, धन में एंड में न है, न में अ जुड़ा हुआ है। तो अगर धातु के अंत में आ या म लगा हो तो हम मतु प्रत्यय लगाएंगे। और ऊपर मतु प्रत्यय में कहीं पर भी ये नहीं था, कहीं पर ई लगा हुआ है, कहीं पर ऊ लगा हुआ है, कहीं पर र लगा है। ऊपर कंडीशन अलग थी इसलिए वहां पर मतु प्रत्यय लग गया, और नीचे कंडीशन अलग है इसलिए यहाँ पर मतु प्रत्यय लग गया। बाकी अर्थ सेम है। धनवत मतलब धन वाला, बलवत मतलब बल वाला, रूपमत रूप वाला। अच्छा, धन, बल और रूप, कुछ याद आ रहा है? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, आठ वेलकम बैक। मद। आठ मद। हाँ, वेरी गुड, 8 मद है ना। बस ऐसे सिद्धांत जोड़ते रहो बीच बीच में, ठीक है। तो चलिए। ये लक्ष्मी में ई आ गया है सर हाँ, अंत में। लक्ष्मी में क्या? ई आ गया ना सर, ई लास्ट में। ये गलत आया है, पेज ये 92। लक्ष्य यहाँ नहीं आएगा, ये लक्ष्मी यहाँ गलत आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पर नहीं, मतुप में आएगा। ठीक है, मतलब यह प्रत्यय मतुप आएगा, मतुप नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। अगला प्रत्यय है, सिंपल था, जहां पूछना है पूछ सकते हैं। 2-3 लोग नए जुड़े हैं क्योंकि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जुड़ गए हैं। तो पुरानी कुछ क्लासेस जहां से आपने छोड़ी थी, कवर एट अप, है ना, आप कवर अप कर मेरी लीजिए। 3-4 क्लास छूट गई आज। हाँ आज भी वो अपूर्व भैया ने किया तो हो गया। हाँ, वेरी गुड। तो आप पुरानी क्लासेस देख लो आप लोग, है ना। और ठीक कुछ है। लोग साथ में देख रहे थे तो वो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रत्यय भी इनी है, ये भी वाला या युक्त अर्थ में होता है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रुपिज्म होके प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। चाई अर्थ वाले प्रत्यय एक साथ आ गए थे, कर्ता अर्थ वाले एक साथ आ गए थे, क्रिया वाले एक साथ आ गए थे। अब आज हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं जितने सारे, वो सारे वाला अर्थ है। वाला मतलब जिसके पास वो चीज होती है ना। वाला मतलब युक्त, उसके साथ होना। रथ प्लस इन्हीं में क्या है? रथिन। अब वाला में आपका क्या बचेगा? तो वाला में आपका जुड़ेगा इन। बस आप प्रत्यय का नाम याद रखो और उस प्रत्यय का क्या बचता है। बस सभी प्रत्यय में आपको ये करना है, हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। तवतु में तवतु बचता है, अनियर में अनिय बचता है, तव्यत में तव्य बचता है। सब ठीक है, सभी जगह तो हम ये कर रहे हैं। वैसे ही इन्हीं में क्या बचता है? इन बचता है। दंड प्लस इन्हीं क्या हो जाता है? दंडिन। अर्थ वही है, दंड वाला। बल प्लस इन्हीं क्या हो जाता है? बलिन, मतलब बल वाला। गुण प्लस इन्हीं गुणिन, धन प्लस इन्हीं धनिन, धन वाला। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको इन्हीं प्रत्यय लगाना है। ठीक है। अगला प्रत्यय तरप प्रत्यय, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा यूज में नहीं आता है, लेकिन सिर्फ कंपैरिजन के लिए। देखो क्या लिखा है, दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दो मतलब कंपैरिजन है, एक अच्छा है और एक बुरा है। तो एक अच्छा है, जैसे आपने गुड बेस्ट बेटर पढ़ा है ना, वैसा करके, गुड बेटर बेस्ट, सॉरी, वैसा यहाँ पर है। दो तरफ का क्या बचता है? तर बचता है। एक और ट्रिक अगर आपको ध्यान में रखनी हो, तो आप प्रत्ययों में ये चीज भी, वैसे वो ज्यादा काम आएगी नहीं आपकी, चलो वो ट्रिक छोड़ दो। आप तो याद रखो बस, तरफ में क्या बच रहा है? तर बच रहा है। कैसे बच रहा है? प्रशस्य प्लस तरफ, क्या बच रहा है? प्रशस्य तरह। अब इसका आप यूज कैसे करोगे? इसका यूज कैसे करोगे? तो राम श्याम प्रति प्रशस्य तरह अस्ति। राम श्याम से ज्यादा प्रशस्य, मतलब ज्यादा प्रशंसा के योग्य है, ज्यादा अच्छा है। अब ये सब आपको डेली लाइफ में अपने यूज करना आना चाहिए। गुरु प्लस तरफ क्या है? गुरु तरह। लघु प्लस तरफ क्या है? लघु तरह। ये मतलब कंपैरिजन है, कोई किसी से ज्यादा अच्छा है, सुंदर तरह। तो ये सब कंपैरिजन कर रहे हैं। एक एग्जांपल आपको नीचे दिया है, राम लक्षण, राम लक्षण यो राम प्रशस्य तरह आसीत। राम लक्षण, राम और लक्ष्मण में राम प्रशस्य तर था। ठीक है, राम ज्यादा अधिक प्रशंसा वाले थे। तो मतलब जो ज्यादा प्रशंसा वाला होता है ना, उसके बाद में वो शब्द आएगा आपका। पहले आप बता दो दो चीज कौन सी जिनका आप कंपैरिजन कर रहे हो, और विभक्ति कौन सी लगा दी? कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? षष्ठी विभक्ति षष्ठी द्विवचन। है ना, द्विवचन। शाबाश। तो उनमें से राम क्या है? अधिक प्रशस्तर, अधिक प्रशंसा के योग्य थे। अगला प्रत्यय है, पूछ लेना जिसको जो पूछना हो बीच में, इजी इजी है इसलिए मैं आगे आगे बढ़ रहा हूं। तम प्रत्यय, तम प्रत्यय का आपका शेष बचता है तम। अब देखो ध्यान दो,
दो से अधिक में किसी एक की सर्वश्रेष्ठता प्रकट करने। क्या अंतर हुआ तरप प्रत्यय और तमक प्रत्यय में? कि तरप प्रत्यय में, इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा था, उसमें सिर्फ दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा, और तमक प्रत्यय में दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। यस, वेरी गुड। तो जैसे यहाँ पर क्या बोला है, उच्च प्लस, और बचेगा इसका तम, उच्च प्लस तमक उच्चतमः, गुरु सर प्लस ये भी तमक। इसमें भी ये विशेषण की तरह विशेषता ही बता रहे हैं ना, सर्वश्रेष्ठ। हाँ, अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोगों में, तमक हाँ में और तरफ में से दो लोगों में। अब देखो यही तो फन होता है, मतलब मुझे तो पढ़ाते वक्त मजा आ रहा है। पहले दो लोग में कंपैरिजन था, अब ज्यादा लोगों में कंपैरिजन है। इसमें कठिन क्या है? इजी है। दो लोगों का कंपैरिजन, तरफ प्रत्यय, दो से अधिक का तमक। आपने सुना तो होगा ना ये, लघु लघुत्तर लघुत्तम। आप तो सब जैन दर्शन के विद्यार्थी हो, ये सब वर्डिंग्स तो आपने सुनी होगी। लघु गुड मतलब बेटर बेस्ट है गुड सर। बेटर बेस्ट, जैसे ही। ठीक है, धीरे धीरे करके और बेटर होते जा रहा है। तमक का तम बचेगा, पटु प्लस तमक पटु तमः, कुशल प्लस तमक कुशल तमः। एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है, कक्षा यहाँ, विभक्ति कौन सी है यहाँ? षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी, छात्रेषु विभक्ति सप्तमी, सप्तमी। कक्षा के छात्रों में। मोहन पटुतमः, सबसे पट्ट शिष्य होता है ना, पटुतम मतलब सबसे अच्छा है। अब कक्षा के छात्र मतलब बहुत सारे छात्र हो गए ना, तो उन बहुत सारे छात्रों में से हमने क्या बोल दिया कि मोहन अच्छा है। अब दो लोग के बीच की बात नहीं रही है, दो से अधिक लोगों के बीच की बात हो गई। प्रवीणा जी समझ आ रहा है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा स्पीडली, लेकिन स्पीडली नहीं ले रहा हूँ, उसमें कुछ ठीक नहीं है। समझने लायक है ना। हाँ, सर थैंक संस्कृत यू। में पटुतम यानी सर्वश्रेष्ठ है ना? हाँ, पटने, ये ये सभी शब्द सर्वश्रेष्ठ के अर्थ में आते हैं। पटुतम अच्छा का एग्जैक्ट अर्थ होता है पट्ट, पट्ट शिष्य होते हैं ना, जैसे सबसे हाँ अधिक हाँ, योग्य, सबसे नजदीक के जो आज्ञाकारी, सब। आज्ञाकारी, वैसा। हाँ कहिए गरिमा जी, कहिए। अनम्यूट, अनम्यूट। कक्षा स्त्रीलिंग वर्ड है ना? बिल्कुल। कैसे पता करोगे कक्षा स्त्रीलिंग है? कैसे पता? आ, दीर्घ आकारांत है। आकारांत। दीर्घ अच्छा आकारांत ऐसे नहीं बोलना, अकारांत और आकारांत ऐसे अलग है। ठीक है, दीर्घ आकारांत ऐसा कुछ होता नहीं है, आकारांत और अकारांत, अच्छा ठीक है। अच्छा। दोनों अलग अलग उच्चारण है। अभी उच्चारण का टेस्ट भी आपका बताऊंगा वो कैसा है। अच्छा याद दिला दिया। चलो, आप लोग कहोगे सर या मान ले रहे टेस्ट पे टेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, कोई तो बात नहीं। कक्षा, मैं अभी, कक्षा मतलब से धीरे से बोलेंगे तो हाँ, आकारांत आकारांत। होगा ना, आकारांत, इसलिए दीर्घ नहीं आकारांत, बोलना, उसको आकारांत बोलना है बस। हाँ कक्षा। अगला प्रत्यय मयट प्रत्यय है। मयट प्रत्यय का क्या बचता है? तो मय बचता है। मय मतलब प्रचुरता। प्रचुरता मतलब पता है? प्रचुरता मतलब पता है जैन दर्शन के विद्यार्थियों? प्रचुरता मतलब अधिक, में हाँ, पूरे अधिकता, सूट के भरी रहती है। पूरे हाँ, व्याप्त, जैसे ज्ञान, व्याप्त। ज्ञान वेरी की गुड, प्रचुरता है या वेरी गुड। जो अधिकता, सर्वाधिक चीज हो, अधिकता, सर्वाधिक हो, है ना? सर्वाधिक हाँ, हो। समझ गया। उसके अलावा इसका एक और अर्थ होता है विकार अर्थ। विकार अर्थ मतलब किसी से आपने लक्षण लक्षणावास पढ़ा है? अब हाँ नहीं पढ़ा पढ़ा तो है, कोई बात नहीं, पढ़ा मैं है। बता देता हूँ। किसी पढ़ा भी है, बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करना हो, ठीक है, अनेक में से एक करना। अनेक में से एक हाँ वस्तु को अलग करना हो, ठीक है। तो वही काम मयट प्रत्यय भी करता है। बहुत सी अच्छा, वस्तुओं में से किसी को अगर अलग बताना हो तो हम मयट प्रत्यय का यूज कर सकते हैं। और एक जो आपने बताया प्रचुरता के अर्थ में भी मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है। मतलब दोनों में सर होता है। ऑड वन आउट जैसे? हाँ, दो अर्थ है ना, एक तो अधिकता का अर्थ है, अकेला ऑड वन आउट नहीं, एक अर्थ ऑड वन आउट, ऑड वन आउट भी नहीं कहना, बट ठीक है, समझने के हिसाब से कह सकते हो। बहुत सारी वस्तुओं में से एक अलग हो रहा है, तो वो भी सही है। और दूसरा, अधिकता के अर्थ में भी हम मैट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या मैट का मय जे- बचता है, शांति जैसे प्लस मयट। अब देखो, शांतिमय हमें कैसे हुआ कि भाई कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, और आपने क्या बोला, ये वाला विद्यार्थी शांतिमय है, मतलब बाकी सारे शांतिमय नहीं है। तो बाकी विद्यार्थियों से ये विद्यार्थी अलग हुआ कि नहीं हुआ? हो हुआ। गया ना। इस तरह से मैट प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। सर ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे 10 मिठाई रखी है उसमें से एक नमकीन है तो वो उससे अलग हो गया। हाँ ठीक है, हो सकता है उसका कोई धातु दो। अब नमकीन धातु में आपको मैट प्रत्यय लगाना पड़ेगा। और हाँ दूसरी बात, मिठाई कैसे नमकीन होगी, हाँ, वो वो उस रूप बात में भी हो। है।
खैर वो तो मैंने ऐसे ही बोला, बट स्टिल ठीक है। आगे, आगे जो प्रत्यय अण प्रत्यय, वैसे कभी यूज मतलब वैसे आप लोग ने कभी नहीं सुना होगा अण प्रत्यय के बारे में, क्योंकि नॉर्मल स्कूल लेवल पे जो हम संस्कृत आपके साथ पढ़ा रहा हूं मैं, संस्कृत साहित्य पढ़ रहे हो आप लोग, है ना। और शास्त्री लोग क्या पढ़ते हैं, संस्कृत वाङ्मय, ठीक है। तो जब तक संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं तब तक अण प्रत्यय कभी यूज में नहीं आता, और जब भी कभी हम पढ़ते हैं मतलब यूज में आता है पता नहीं होता है। और जैसे संस्कृत वाङ्मय में आते हैं, सबसे ज्यादा कोई दिमाग खाता है तो वो अण प्रत्यय है, ठीक है। तो अण प्रत्यय मतलब कुछ भी नहीं होता है, जैसे वासुदेव है, वासुदेव में अण जोड़ा तो क्या हो गया, वासुदेवः। एक क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, पद किसे कहते हैं, मैंने बताया था पद किसे कहते हैं। तो सामान्य पद। शब्दों में जब विभक्तियां जोड़ दी जाती हैं तो उन्हें पद कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, सामान्य शब्द हिंदी भाषा के हैं, अब वासुदेव शब्द हिंदी भाषा का है तो मैं उसको यूज कर सकता हूं, लेकिन वो संस्कृत में जस्टिफाइड नहीं होगा। तो वसुदेव को मुझे वसुदेवः प्रथमा विभक्ति एक वचन का जब मैं उसको बनाऊंगा तब जाके वो संस्कृत भाषा में यूजेबल बनेगा। ठीक है हर्षिता जी, समझ आ रहा है। सर हाँ जैसे वसुदेव प्लस अण बोला है, हाँ तो मतलब उसका वासुदेव हो हाँ, गया। वो चीजें मैं तो खोल रहा हूँ। दोनों चीज देखिए, अण प्रत्यय ने दोनों चीजें करी हैं। एक तो मतलब जहां भी अकारांत है ना, अकारांत, इस अकारांत को आकारांत करता है, और अंत में विसर्ग मतलब प्रथमा व्यक्ति हाँ, एक वचन का शब्द बनाता है। वसुदेव में विसर्ग। कहाँ कहाँ पे अकारांत है, एक सेकंड एक सेकंड, वसुदेव में कहाँ कहाँ पे अकारांत है, तो व पे है, ठीक है। तो व का क्या हो गया, बड़ा हो गया वा, वाशिष्ठ। और अंत में विसर्ग मतलब विसर्ग लाया, मतलब विसर्ग लाना काम नहीं अन प्रत्यय का, प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाना काम है। तो प्रथम विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, अकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, तो वशिष्ठ का वाशिष्ठ बनेगा, ठीक है। अन प्रत्यय का यूज समझ में आया। पहला प्रत्यय है जो दो दो काम करता है। पहला काम तो क्या करता है कि शब्द में अकारांत को आकारांत करता है, छोटे आ को बड़ा आ करता है। और दूसरा काम क्या है, उन्हें प्रथमा व्यक्ति एक वचन का बनाता है। सर अगर सिर्फ क्वेश्चन है। एक सेकंड एक सेकंड, अगर सिर्फ एक ही काम करे, वशिष्ठ को वाशिष्ठ करे, तो सही है क्या, नहीं नहीं। है, क्योंकि उसका यूजेज नहीं हो सकता। वाशिष्ठ को वाशिष्ठ करना पड़ेगा। बोलिए संध्या जी, अनम्यूट अनम्यूट। सर विश्वामित्र प्लस अण है तो उसमें वैश्वामित्र हो गया, तो वो हाँ मतलब तो उसका वो मात्रा ही बदल गई। संधि कौन सी संधि हुई, ई का ई कौन ये सी संधि से होता है, अयादी। ई प्लस अ हो गया ना, आ हो गया ना सर, इसीलिए नहीं, हाँ आई हो गया, ई का आई हो गया, संधि कौन वी सी है है, ना, ये दीर्घ उसका दीर्घ संधि है दीर्घ सर। संधि। दीर्घ। सर उसमें हस्व हर संधि हस्व में ई वृद्धि है संधि। प्लस आ जोड़ा, इसलिए वही हो गए। वृद्धि हाँ संधि। समझ गया मैं, सही जा रहे हो आप लोग। तो मतलब देखो, जो ये है ना, ई ई का आई हो जाता है जब भी हमने अगर हमें रूल पढ़ा है कि अ का आ होगा, ठीक है, तो ई का भी क्या होगा, आई होगा। यही हाँ, होगा। अ का आ हो जाता है, ई का आई होता है। आई। उस हिसाब से अब देखो, ऊ का क्या हो गया यहाँ पर, अब हो गया। ऊ। ऊ का कौन सी संधि ने किया, आ। यन ऊ का। यन संधि। नहीं यण नहीं, यण नहीं। अयादी। ऊ का कौन सी संधि करती, अयादि संधि, अयादि संधि। यण संधि ओनली वह करती है अनुप जी, हाँ ओनली वह करती है, अब नहीं करती। अब वो कौन संधि करती है, अब अयादि अयादी। संधि। अब अयादी। आया। बस ऐसे नंबर खिसकेंगे आपके। सर ऐसे चलिए नाम याद नहीं रहते हैं। तो कोई ई बात नहीं, का कोई बात नहीं, मैंने पहली भी कहा नाम याद मत रखो, कंडीशन तो याद रखो ना कि ऊ का अब हो जाता है, ई का आई मुझे चलेगा, मैंने नाम पूछे ही नहीं है कहीं। तो ई का आई हुआ वो कौन सी संधि है सर? एक मिनट, मुझे पद की परिभाषा लिखवा देंगे एक बार, बोल हाँ देंगे। मैं बोल रहा हूँ, उसके पहले कौन बताएगा ई का आई कौन सी संधि में होता है, ई का आई कौन सी संधि में दीर्घ होता है, वृद्धि में अयादि। होता है क्या, दीर्घ। नहीं, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अयादि में तो नहीं हो सकता। नहीं, वृद्धि, वृद्धि संधि। हाँ, दीर्घ संधि में हो। दीर्घ अब संधि या वृद्धि संधि। गुण संधि में भी नहीं है। अब नोट्स तो खोलो, जिन्होंने नोट्स लिखे वो देखेंगे, जिन्हें नोट्स नहीं लिखे वो कोई बात नहीं।
संस्कृत में मैंने पहले दिन बोला था। वृद्धि रेचि संधि विसर्ग। पूर्व रूप हाँ, संधि, पूर्व रूप हाँ, संधि। वृद्धि रेचि संधि। शाबाश शाबाश, आ गया। अब देखने में आ गया कि नहीं, पूर्व है ना? है। पूर्व रूप पूर्व संधि है। ठीक है, तो ये सारा काम संधि का हो रहा है। यहाँ पर भी देखो ऊ का अब हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब लेकिन यहाँ पर ऊ का औ किया है। ठीक है, उत्तर प्लस अण में, क्योंकि उत्तर प्लस अण में क्या है, ऊ की मात्रा पहले लगी हुई है, अंत में नहीं लगी, तो बीच में अब नहीं ला सकते, नहीं तो पाव करके शब्द कोई नहीं बनता। इसलिए अगर पहले ऊ लगा है तो हम उसका औ करेंगे, और अगर बाद में ऊ लगा है तो उसका अब करेंगे। ठीक है, समझ आया? ठीक है। सर ये कौन सी वृद्धि संधि है ना? कहाँ? अभी ये जो ऊ का बताई ऊ थी में, आपने। ऊ क्या ऊ में, हाँ, ऊ क्या ऊ में। एक बार फिर से कहिए सर, ऊ और औ का। बाद देखिए, में अगर आपकी धातु में स्टार्टिंग वाले अक्षर में, वर्ण में ऊ लगा है, तो उसका आप बनाओगे औ। जैसे पुत्र प्लस अण में बन गया पौत्रः। और अगर आपके धातु मतलब शब्द में अंत में ऊ लगा है, जैसे मनु में लगा है, न में ऊ, तो उसका बनाओगे अव। अब गरिमा जी ने पद की परिभाषा पूछी थी, तो जब सामान्य शब्दों को सामान्य शब्दों में विभक्ति आदि जोड़ी जाती है, उसके बाद उन शब्दों का, वे शब्द प्रयोग के योग्य होते हैं, ऐसे शब्दों को पद कहते हैं। इसलिए संस्कृत में कभी भी शब्द नहीं कहते, संस्कृत में क्या कहते हैं, पद। पद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय का क्या होता है, ठक प्रत्यय का आपका बचता है एक। एक, ठीक है, किस अर्थ में, भाव अर्थ में, कोई भाव प्रकट करने के अर्थ में ठक प्रत्यय का यूज करते हैं। वाच प्लस ठक क्या बचेगा, अब वाच में एक ही जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वाचिक। शरीर प्लस ठक में एक जोड़ोगे, शरीर में ठक जोड़ोगे तो क्या बनेगा, शारीरिक। इस तरह से पूरे आपके ये बनते हैं। अगला प्रत्यय इतच प्रत्यय, कुछ पूछना है? नहीं, हाँ, मेरे को ये था हाँ, ठक लिखने की क्या जरूरत थी, एक ही लिखा होता तो भी चलता। हाँ, ना, एक कोई प्रत्यय नहीं होता है, एक शेष होता है। प्रत्यय का नाम ठक है। अब यही वांग में, इसलिए मैंने ये सब प्रत्यय आपने सुने, मतलब अभी लास्ट क्लास है जो हमने प्रत्यय पढ़े थे ना, आप लोगों ने वही सुने होंगे। ये सारे थोड़े हमारे लेवल के प्रत्यय है। एक सूत्र होता है अनुबंध लोप, मतलब उसको खोलना, अनपैक करना। तो ठक को जब आप खोलोगे तो वो एक होगा। अब जब बाकी सब सूत्रों में क्या हो रहा था, बाकी शब्द में तो यही हुआ है, अण जो है, अण का अनुबंध लोप करके क्या बचता है, अ बचता है। उसके बाद मयट का अनुबंध लोप करके क्या बचता है, मय बचता है। तमप का अनुबंध लोप करके क्या बचता है, तम बचता है। तरप का अनुबंध लोप करके तर। तो ये सूत्र है अनुबंध लोप। ठीक है, अनुबंध लोप सूत्र क्या करता है, उस प्रत्यय को तोड़ता है, मतलब बताता है कि उसका क्या शेष होगा। तो जब ठक का अनुबंध, अनुबंध लोप होता है, अनुबंध लोप, अनुबंध लोप, हाँ, लोप, अनुबंध लोप। तो लोप जब मतलब ठक, उसका लोप हो जाता है, खत्म। हाँ हाँ, तो जब ठक का अनुबंध लोप करोगे तो एक बचेगा। इसलिए अगर आप गरिमा सर जी, इसमें ये भी याद रखना होगा शायद, ऐसे वर्ड्स को देख के मुझे लगता है कि आ हो जाता है। जैसे वाच में तो ठीक है, वा आकारांति है, पर अगले अगले शब्दों में देखेंगे ना, तो स हाँ का ता हो गया, द का धा हो गया। हाँ, करेक्ट, शाबाश, इसे ध्यान में रखो आप। क्योंकि ये सब सूत्र वो काम करता है बड़ा करने का भी। मतलब ठक प्रत्यय से कि अच्छी जगह ध्यान दिलाया प्रवीणा जी ने। एक से जोड़ ही रहा है, साथ साथ में अकारांत को आकारांत कर रहा है। श का शा हो गया, ध का धा हो गया, क का का हो गया। अब वही सारे रूल जो हमने अण में लगाए थे ना, सेम सारे के सारे रूल आपके यहाँ। क्योंकि जैसे भूत है तो ऊ का क्या, धातु में पहले पहले अक्षर में ऊ लगा हुआ है, तो ऊ का क्या हो जाएगा, औ। तो भौतिक हो गया। ठीक है, इस तरह से लगाने चाहिए। और गरिमा जी ने जो बोला था कि ठक प्रत्यय है, तो वो एक क्यों नहीं है। अगर प्रत्यय का नाम एक होता तो उसमें उसमें से और कट पीट के कुछ और बचता ना, तो क्या बचाते आप। अकेला ई या क तो नहीं बचा सकते। अकेला ई तो एक स्वर है, और अकेला क तो एक व्यंजन है। अण प्रत्यय की अलग बात है, अण प्रत्यय में बच गया वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन नॉर्मली आप नहीं बचा सकते ऐसा। ठीक है, इतच, सर हाँ बोलिए। जैसे शारीरिक का तो उसमें शारीरिक शरीर प्लस एक हो गया, धर्म का धर्म, तो इसमें
जैसे नीचे बताया ये कार्मिक में, तो इधर तो कर्म प्लस ठक है ना, तो इधर का भी हो गया और ई की मात्रा भी नहीं, हो गई, इकार भी दोनों हो सभी गया। जगह हुआ है। इधर भी का हुआ, धर्म इधर में भी भी। धा हुआ, इधर भी शा, सभी जगह तो हुआ है। सब जगह पे तो हुआ है ओ का आ, हाँ बराबर। सभी जगह पे हुआ है। और वाचिक में ऑलरेडी आकारांत था, तो वहां नीड नहीं थी करने की, इसलिए। अब इतज प्रत्यय पे आ रहे हैं। इतज प्रत्यय का क्या बचता है? इत। क्या बचेगा? इत। ये सब प्रत्यय नाम बहुत सारे हैं, लेकिन सबकी कंडीशन वही है। इतज का स्टार्टिंग के 2 वर्ड बचे हैं। इत। तरफ के स्टार्टिंग के 2 वर्ड बचे। मयट के 2 वर्ड बचे। तमक के स्टार्टिंग के 2 वर्ड बचे। अण का स्टार्टिंग का 1 वर्ड बचा। सब में तो वही चीज है, इसमें किसी में कोई डिफिकल्टी है नहीं। बस उसमें ठक में एक बचा है, वही आपको याद रखना है। ठीक है। किस अर्थ में आता है? सहित या युक्त, किसी के साथ होने में। हमने पहले ही पढ़ लिया क्या, जो भी प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं सारे किस ग्रुप से है? साथ होने के अर्थ में सारे के सारे प्रत्यय हैं। तारक प्लस इतच, क्या तारक में क्या जोड़ेगा? इत। तारकितः। पिपासा प्लस इतच, पिपासितः। सर कुसुम प्लस तार्किकता इतच। का क्या अर्थ होता तारा, तारों के साथ जो है। है? तारों अच्छा। तारों का समूह, तारे एक साथ में होते हैं ना, तारों से हाँ। युक्त, अच्छा। ऐसा। पिपासित हो। और इसका एक और अर्थ आप ले सकते हो कि जो तार्किक बुद्धि के साथ होता है। तार्किक अच्छा। बुद्धि पता है, जिसके तर्क वितर्क कर रहे, समंतभद्र हाँ आचार्य जैसे, हाँ तो हाँ। उनको भी हम तार्कितः कह सकते हैं। अच्छा। अगला प्रत्यय त्वा और तल। कुछ नहीं है, जहां पर त्वा लगेगा जिन प्रत्ययों में, जैसे मूर्ख प्लस त्वा, तो क्या बन गया? मूर्खत्वम। त्वा का क्या बचेगा? त्वम। विद्वस प्लस त्वा क्या बन गया? विद्वत्वम। मूर्ख प्लस तल क्या? अब जहां पे तल त्वा की बात हो गई, त्वम जुड़ेगा। जहां पर तल होगा वहां पर आपको बचाना है ता। क्या बचाना है? ता। तो मूर्ख प्लस तल का क्या बचा? मूर्खता। विद्वस प्लस तल का क्या बचा? विद्वत्ता। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात थी? नहीं थी। उसी तरह पूरा यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल आपके उसकी तरह दिए हुए हैं। ठीक है। यद प्रत्यय पहले पढ़ चुके हैं ना हम लोग? हाँ यद प्रत्यय पहले पढ़ लिया है ना? हाँ पढ़ा वापिस, है। हाँ वापिस से वही यहाँ पर ऐसे कंठ प्लस यम है, तो इन्होंने कंठ्यम बना दिया। अच्छा, इसके पहले जब हमने यद प्रत्यय पढ़ा था उसमें सिर्फ यह था, राइट? हाँ। अब यहाँ पर क्या है, यम भी आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पुल्लिंग के रूप में हो रहा था और यहाँ पर नपुंसकलिंग के रूप में आ रहा है। कंठ प्लस यथ को अगर आप कंठ्य बनाते हो तो वो पुल्लिंग शब्द बन रहा है ना? और कंठ प्लस यथ को अगर आप कंठ्यम शब्द बना रहे हो तो वो नपुंसकलिंग शब्द बन रहा है। मीना जी, अंडरस्टैंडिंग? समझ में नहीं आया। सर दोनों यत में फर्क है। वो यत का हाँ मतलब है चाहिए और हाँ, योग्य, करेक्ट करेक्ट। इसका मतलब है होने वाला। होने वाला, करेक्ट। इसलिए 2 गौ जगह में दियो है है। होने वाला। जो इसके पहले हमने पढ़ा था उसका चाहिए अर्थ में हमने पढ़ा था, है ना? और ये वाला होने वाला अर्थ में है। ठीक है। और एक और बात इसमें क्या है, स्पेशल बात जो आपको ध्यान में रखनी है, शरीर के अवयववाची, मतलब हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे कंठ है, कंठ पता है ना आपको? गला। गला। दंत्यम दांत, ओष्ठ मतलब होंठ। होठ। ठीक है। तो जो शरीर के हमारे भाग होते हैं, ऐसे शरीर के हिस्सों में, शरीर के भागों में यद प्रत्यय लगता है, ये वाला होने वाले। ठीक है, ऐसा। और वो वाला जो हमने यद प्रत्यय पढ़ा था, तो आप जब शरीर के अवयव, मतलब पता है ना आपको? भेद। हाँ, भेद अंग। मतलब अंग। वेरी गुड। अवयव मतलब अंग। तो जब आप शरीर के अंग लगाओगे तो कंठ्य नहीं बोलोगे, कंठ्यम ही बोलोगे, जब भले ही यद प्रत्यय लगा है। और जब आप चाहिए अर्थ में यूज करोगे यद प्रत्यय को, तो मात्र य लगाओगे, यम नहीं लगाओगे। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ। मीना जी, इज इट क्लियर नाउ? थोड़ा एक्सप्लेन इट अगेन। Yes, please. हाँ, सर एक बार और एक्सप्लेन एक कर बार और दीजिए। बता दूं। हाँ, मैं समझ जाता हूँ ना कहाँ अटक रहे हो आप लोग। हमने इसके पहले भी यद प्रत्यय पढ़ा, राइट? और आज वापस आ गया। डिफरेंस ऐसा है, when you are using it as your body part, ठीक है, तो इन दैट केस ये वाला यद प्रत्यय आपका यूज होगा। क्यों यूज होगा? कंठ इज योर गला, राइट? तो गले में जब यद प्रत्यय जोड़ोगे
तो कंठ यम, य के साथ म भी आ रहा है, दंत्यम में य के साथ म भी आ रहा है, ओष्ठ में य के साथ म भी आ रहा है। तो हमने तो क्या पढ़ा था, यद प्रत्यय में ओनली य आता है, म नहीं आता। लेकिन अगर शरीर के अंग के रूप में आप यद प्रत्यय का यूज करोगे तो य और म विथ हलंत आएगा ही आएगा। अगर आप इसके अलावा नॉर्मल किसी चाहिए अर्थ में यूज कर रहे हो, भाई मुझे ये वस्तु चाहिए, तो नॉर्मल आपका य आएगा, वहां पे यम नहीं आएगा। बस इतनी बात है। यस प्रतिभा जी। इसमें जो कंठ प्लस यत का जो इक्वल टू करके लिखा है कंठे भवम, तो ये कंठे भवम कंठे यम का ही मीनिंग है कि ये हाँ वेरी गुड, इसे कहते हैं समास। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, बड़ा सेंटेंस को छोटा कैसे करना है, इसे हम समास कहते हैं। ठीक है, कंठ होता है जो होने वाला अर्थ लिखा है ना, भव मतलब क्या होता है, होने वाला। तो कंठ में होने वाला कंठ्यम, दांत को होने वाला दंत्यम, ओष्ठ में होने वाला मूठ। होने वाला अर्थ को बताने के लिए भवम आया है, इस तरीके से यूज किया गया है। अगला प्रत्यय थाल, बिल्कुल भी ज्यादा यूज में नहीं आता है। ठीक है, प्रकारों के लिए यूज करते हैं। जैसे यद प्लस थाल जोड़ा तो आपका द चला जाएगा और था बचेगा यथा। तद प्लस थाल में द चला जाएगा, बचेगा तथा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सर्व पूरा रहेगा। क्यों रहेगा पूरा? क्योंकि यहाँ पर अंतिम शब्द हलंत वाला नहीं है, नहीं है। अंतिम अक्षर यद और तद में था, सर्व में वो पूरा है इसलिए सर्व था, उभय में यह पूरा इसलिए उभय था। क्या अर्थ होता है उभयता का? दोनों। मैंने आज ही क्वेश्चन डाला है ये। दोनों मैं दोनों उभय तरफ। मतलब दोनों। हाँ, मेरी एक प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं जहां भी पढ़ाई जाता हूँ शिविरों में, मैं पेपर बनाने के बाद क्वेश्चन आउट कर देता हूँ। इसलिए मैंने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा था कि जिनको अब आना है वो आ सकते हैं क्लास में। मेरी जनरल प्रॉब्लम है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को क्या है, थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, तो मैं सारे क्वेश्चन आउट कर देता हूँ। तो मैं सारे क्वेश्चन आउट कर दूंगा धीरे धीरे, अगर आप लोग आओगे डेली तो। हाँ, लेकिन वो किस पेपर के ये नहीं पता कि लिसनिंग टेस्ट का क्वेश्चन है वो, या ओरल टेस्ट का है, या रिटर्न एग्जाम में, अब वो आप लोग देख लेना। ठीक है चलिए, अब एक प्रत्यय यहां पर है, लेकिन थोड़ा सा ना उसका यूज अलग है। कैसा यूज है कि आपने पंचमी व्यक्ति का यूज करना आपको पता है। जैसे यहाँ नीचे देखो शब्द आप, ये सारे जैसे ग्रामात वृक्षात, ये पंचमी व्यक्ति के शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है, पंचमी व्यक्ति के अर्थ में तहसील प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तहसील प्रत्यय मतलब यहाँ पे तहसील प्रत्यय काम ये कर रहा है कि अगर आपको पंचमी व्यक्ति के शब्द को अव्यय बनाना हो, अव्यय पता है ना क्या होते हैं, अब तो पता होने चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। तो अगर आपको पंचमी व्यक्ति शब्द को अव्यय में कन्वर्ट करना हो तो एक रूल आपके सामने है, वो रूल है तहसील प्रत्यय। कैसे कन्वर्ट करोगे? कुछ नहीं करोगे, ग्रामात है, तहसील प्रत्यय यूज करने से ग्रामात बन जाएगा आपका ग्रामतः। कुछ इसी कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं, नॉर्मल आप ऐसा समझ सकते हो। ग्रामात का क्या बन गया? ग्रामतः। और ग्रामतः बन जाने से अब ये पंचमी व्यक्ति का शब्द नहीं रह के अव्यय हो गया। ठीक है, बस तहसील प्रत्यय का इतना ही काम है। जब कोई वस्तु, मैं ऊपर देखो पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं और क्लियर हो जाएगा, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान से अलग होते हैं तो पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, वृक्षात पत्रम पतति, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है संस्कृत का, कि वृक्ष से पत्र मतलब पत्ता गिर रहा है, तो वो अलग हो रहे हैं ना, वृक्ष और पत्ता अलग अलग बोल रहे हैं, नाउ दे आर नॉट टुगेदर। तो वृक्षात में इसलिए क्या है, पंचमी व्यक्ति, जिससे अलग हुआ जाता है वहां पर कौन सी भक्ति आती है? पंचमी। बट अगर आपको उसको, क्योंकि अव्यय का कोई विभक्ति नहीं होती, तो अगर आपको पंचमी व्यक्ति के शब्द को अव्यय में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, आपको उस पंचमी व्यक्ति के शब्द में तहसील प्रत्यय जोड़ना है, तो वो ग्रामात का हो जाएगा ग्रामतः, वृक्षात का क्या हो गया? वृक्षतः। समझ गए? ओके। तो सर हमको मतलब तो मान सर लो हमको ये पता नहीं है वाराणसी का कि वाराणसी इसमें क्या? प्रत्यय है। हाँ बोलिए, कौन अगर बोल रहा है? सॉरी प्रतिभा जी, कौन बोल रहा है? सॉरी, हाँ गरिमा जी गरिमा। बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए। हाँ है इसमें प्रत्यय है या नहीं है। और यहाँ पे हमको सेंटेंस हुआ ग्रामतः वनम दूरे अस्ति, तो हम अगर उसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो हम
पहले तो यही सोचेंगे कि इसका तो फर्स्ट प्रथम विभक्ति है, हाँ हाँ। तो फिर कैसे हम वहां कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या है देखिए, ये। आपका क्वेश्चन का इधर देखिए, एक एग्जांपल दिया है। देवदत्त, आशीष जी कुछ कह रहे हैं, कहिए कहिए। हाँ, मेरा बस एक यही कंफर्म करने का था। जैसे वो तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है ना, निर्देश स्वामिक साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, विधान। तो ये वही तसिल प्रत्यय है जो आखिर में तहा आया है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। और नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः इसमें कहाँ पे लगेगा तहसील प्रत्यय? सबसे आखिर में है ना। नहीं, न्यासह में तहसील प्रत्यय नहीं है, क्योंकि वो शब्द पहले आपका उसमें पंचविभक्ति का बनना अवतार है चाहिए। ना, नाम लेकिन स्थापना द्रव्य भावतः। अरे, लेकिन एक सेकेंड वापिस, वो नाम स्थापना द्रव्य भाव, भाव, भावतः। भावतः नहीं है, ओनली भाव है। भाव है, भाव, ओनली भाव है। भावतः वो शब्द नहीं है, तत् है ना, ओनली भाव भाव है। तस्तन्यासः, तो वो हाँ, वो भाव तत् है, भाव प्लस तत् अलग अलग है, वो एक नहीं है। भाव प्लस तत् प्लस न्यास, टूटेगा तो वैसे टूटेगा, भाव प्लस तत् प्लस न्यास। तो यहाँ पर पंचविभक्ति का कोई शब्द नहीं आया, तस्य प्रत्यय का प्रयोग है, नहीं हो सकता। जो आपने एग्जाम्पल हो ना उसमें। कमिंग टू गरिमा जी क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल क्या है। देवदत्त प्रयागात काशीं गच्छति। वाक्य में देवदत्त प्रयाग से अलग हो रहा है, अतः प्रयाग में पंचमी हुई है। ठीक है, तो आप जो करो ना कि ग्रामतः वनम दूरे नास्ति, आपको क्वेश्चन क्या था वापस बोलो एक बार, स्टार्टिंग में आपकी वॉइस चली गई थी। हम कैसे क्या पता करेंगे कि ये प्रथम विभक्ति का है या ये हाँ ये है, कौन सा है ये हाँ, सिंपल प्रत्यय? ट्रिक है, आप उसका हिंदी मीनिंग करो। हिंदी हाँ। मीनिंग करने पे आपका अलग होने का अर्थ ही आएगा। ग्रामतः वनम दूरे नास्ति, ग्राम से वन दूर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आपका ग्राम कर्ता बन सकता है? नहीं। नहीं। मैंने आपको बताया था, ये छोटी मोटी ट्रिक आप लोग भूल रहे हो, कोई बात नहीं। कर्ता पता करने की ट्रिक क्या है? क्वेश्चन पूछोगे आप कौन से, कौन? उस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछो कौन से, और कौन से क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर आता है वो होता है कर्ता। जिन लोग भूल गए थे, वैनिश हो गए थे, लिख लीजिए। कर्ता पता कर रहे हैं तो कैसे पता करोगे? क्वेश्चन कौन? पूछोगे कौन से। अब क्या सेंटेंस है आपके सामने? ग्रामतः वनम दूरे नास्ति, ग्राम से वन दूर नहीं है। क्या क्वेश्चन बनेगा? ग्राम से कौन दूर नहीं है? कौन दूर वनम। नहीं है? ग्राम से वनम। वनम। कर्ता क्या है? वनम। वनम। और दूर मतलब, और किससे दूर है? ग्राम से दूर है ना, किससे? हाँ। कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान के लिए अपादान से। हाँ। तो ग्रामता कौन सी विभक्ति हाँ। हुई? पंचमी। तो भैया पंचमी तो ग्रामात होना चाहिए थी, तो ग्रामता क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय लगा है तसिल प्रत्यय, इसलिए ग्रामात की जगह क्या लिखा हुआ है? ग्रामतः। अब किसी को वाराणस्या का, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अब इसमें कर्म क्या है? ग्रामतः वनम हाँ, दूरे नास्ति, नहीं है कर्म कोई भी यहाँ, कर्म नहीं है। अच्छा। भाववाच्य सेंटेंस है, भाववाच्य है ना, पढ़ा है ना आपने भाववाच्य? हाँ, तो बस भाववाच्य जो सेंटेंस होता है उसमें कर्म नहीं होता है। नहीं होता। ओके। बोलिए प्रतिभा जी, कहिए। हाँ सर, एक इसमें मिनट सर सर, एक सेकंड संध्या जी, एक सेकंड आप पे आ रहा हूँ। पहले प्रतिभा जी, हाँ बोलिए। इसमें ये जो कह रहे थे ना कि ये प्रथमा विभक्ति का हो, लेकिन प्रथमा विभक्ति में होगा तो इसमें त नहीं आएगा ना, ओनली ग्रामः आएगा या फिर वृक्षः हाँ आएगा। वेरी गुड, हाँ ये भी अच्छा वो है। बट बाय चांस किसी को शब्द रूप अगर याद नहीं हो तो वो ऐसा गलती कर सकता है, तो उस हिसाब से बताया था। वेरी गुड, मतलब अच्छी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। पता नहीं चल रही है कि तो क्या, बट गुड, वेरी गुड। हाँ संध्या जी, अब आप बोलिए। आपका डाउट शायद ये है कि वाराणसी में षष्ठी विभक्ति है हाँ ना? पूरी वाराणसी, किसने कहा षष्ठी विभक्ति है? यहाँ यहाँ पंचमी तो है। वाराणस्या। या, यही, यहाँ, यहाँ, याम। शब्द रूप याद करते हुए मैं ट्रिक बताई थी ना आपको। हाँ बराबर। स्त्रीलिंग का शब्द है ना, क्योंकि मूल शब्द क्या है? वाराणसी। वाराणसी। नदी, नदी की तरह रूप चलेंगे। नदी, नद्या, नद्या। नद्याई, नद्या, नद्या, नद्या। नद्याम। वाराणस्यई, वाराणस्याः, वाराणस्याः, वाराणस्याम। तो पंचमी विभक्ति का ही शब्द है वो। इतनी, अब ये बहुत सिली मिस्टेक थी, तो ये बहुत सिली वाराणसी। मिस्टेक थी। इतना तो पता नहीं वाराणसी पंचमी विभक्ति है, कैसे षष्ठी हो सकती है? अगर षष्ठी होती भी, एक सेकंड संध्या जी, तो वाराणस्याः नहीं होती, वाराणस्य होती, जैसे बालकस्य होती है ना? तो वो नहीं हो सकती। बोलिए प्रतिभा जी।
नहीं सर, षष्ठी भी तो हो सकती है, पंचमी और षष्ठी सेम है स्त्रीलिंग में। हाँ हाँ हो सकती है, लेकिन ये पंचमी है। उनको हाँ बताओ ये तो पुल्लिंग वाला लगा, पंचमी। उनको पुल्लिंग वाला लगा, जैसे अच्छा। बालकस्य होता है ना वैसा लगा। हाँ बोलिए प्रतिभा जी। इसमें मूल शब्द क्या है, मतलब वाराणसी, वाराणस? वाराणसी, वाराणसी मूल शब्द तो है। इसमें इकारांत है ना? ये इकारांत है। तो इकारांत में नदी की तरह चलेंगे ना, नदी नदी, अच्छा। नदी भी तो इकारांत है। हाँ हाँ हाँ। स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत। यस। तो स्त्रीलिंग इकारांत में तो मत्ते है लिखाया हुआ है। हाँ हाँ तो हाँ, मती मत्या भी है, हाँ ओके। दोनों है ना। मत्या मत्ते दोनों। मती और नदी में क्या अंतर है? मती इकारांत है और नदी ईकारांत है। इकारांत है, हाँ। शब्द रूप दोनों के सेम तरीके से चलते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सर, क्योंकि इकारांत पुल्लिंग है और इकारांत स्त्रीलिंग है ना, ये बात है। रूप सेम चलते हैं उनके, रूप चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा ना ऐसे। तस्वीर प्रत्यय की चर्चा हो गई, लोगों को समझ आया कि नहीं, है ना। जब पंचमी व्यक्ति के शब्द को हमें अव्यय में बनाना हो तो इस प्रकार से उसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब वो बाकी जो डाउट्स है, जेन्युइन डाउट्स है, अच्छे डाउट्स आए, वेरी गुड गरिमा जी, गुड डाउट्स। अब जिनको नहीं आया ना समझ, वो सोच रहा है अच्छा है हमें क्या करना, पेपर में तो पूछा ही नहीं तस्वीर प्रत्यय। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। करके आना है नेक्स्ट क्लास में, आपको एक्सरसाइज आपको पता ही है, ठीक है। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रत्यय खत्म करूंगा तो खत्म करके ही मानूंगा। बोलिए आशीष जी। हाँ सर, मेरा एक डाउट है, पहली हम्म क्लासों का है, जिसमें क प्रत्यय था। उसमें एक हम्म पहला ही शब्द आया था बालकेन, तो उसमें हस धातु से क प्रत्यय लगाना था। तो आपने क्लास में उसमें हसीतः लगाया था, हम्म। तो मेरे हिसाब से उसमें हसीतम नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्ता तो उसमें तृतीय विभक्ति का हो गया, और हाँ, कर्म है नहीं क्योंकि भाववाच्य है वो। सेंटेंस क्या है? बालकेन हस, हाँ बालकेन फिर हाँ उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, और हाँ। हस धातु से उसमें प्रत्यय जोड़ना था, तब प्रत्यय। पर हंसी तो नपुंसक लिंग का हो जाएगा ना। आपने हसीतः बताया था। हसीतः पुल्लिंग है, क्योंकि हसीतः तो देखो त लेकिन प्रत्यय के रूप कैसे चलते हैं? हसीतः पुल्लिंग, हसीता स्त्रीलिंग, हसीतम नपुंसक लिंग। अब बालकिन क्या है, पुल्लिंग से नपुंसक लिंग। लेकिन जो क्रियापद जुड़ेगा वो कर्म वाच्य के अंदर, तो वो जब प्रथमा विभक्ति का कर्म होगा तो इसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा। अगर वो हाँ कर्म नपुंसक लिंग का है तो वो त प्रत्यय की साथ भी नपुंसक लिंग लगेगा। पर कर्ता बालकिन तो पुल्लिंग का है ना, बालकिन तो लेकिन वो पुल्लिंग का है। लेकिन वो उसमें विभक्ति तो तृतीय आ गई ना। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विभक्ति तृतीय आएगी और कार्य प्रथमा आएगा ना। कर्म ये उसमें है नहीं कोई। कर्म नहीं, कोई बात नहीं, पर क्रिया प्रथमा की होगी, क्रिया प्रथमा की ही होगी। सर उसमें लिखा या है प्रथमा कि की। क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। हाँ क्रिया अब कर्म जिसमें के अनुसार कर्म चलेगी, हो तो लेकिन नपुंसक लिंग। उसमें हाँ, जिसमें आपको बता रहा हूँ मैं, इसलिए एक बार आपको बात से प्रॉपर पढ़ाऊँ, मतलब दिखाऊंगा भी। अगर आपको नहीं दिया है कर्म, तो क्रिया आपकी प्रथमा में ही आएगी, ठीक है। अच्छा। तो और आप जो हसीतम कह रहे हो, वो आप किसके अच्छा, आप पुल्लिंग का वो कह रहे हैं, द्वितीय व्यक्ति कह रहे मैं हो। नपुंसक लिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, वो क्रियापद फिर वो नपुंसक लिंग का होना लेकिन चाहिए। उसमें प्रॉब्लम ही हो जाएगा कि आपका कर्ता पुल्लिंग का और क्रिया नपुंसक लिंग की ऐसे कैसे काम होगा, दो अलग अलग लिंग कैसे हो सकती है, मेरे सर है ना। हिसाब यहाँ से दिया तो भी है ना सर, हाँ तेन गतम दिया हुआ है कर्ता तो सर। हाँ। कर्म कर्म कर्ता बन जाता है वो तो। क्या? कर्म कर्ता बन जाता है कर्म वाच्य में। हाँ कर्म में हाँ। प्रथमा विभक्ति आती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग चलता है फिर। नहीं, यहाँ पे ऐसा है, देखिए जो आपने क्वेश्चन देखा ना उसमें डैश है, इसका मतलब कर्ता सही है, आपको कर्ता को नहीं छेड़ना है, ओनली आपको क्रिया फिल करनी है, वो क्वेश्चन ऐसा है। तो मतलब आप क्वेश्चन समझ रहे हो ना, तो वहां पर आप कर्ता को नहीं छेड़ सकते। कर्ता अगर आपको पूछा बोला होता है अशुद्ध वाक्य है, तो ये बिल्कुल कोई हम्म। कंडीशन दोनों हो सकती है, लेकिन आपकी कंडीशन सेटिस्फाई तब होगी जब हम कर्ता बने, राइट। लेकिन हम यहाँ नहीं ठीक है। कर सकते, हमारा कर्ता सही है, आपको सिर्फ उस कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया भरनी है, तो इसलिए हमने हंसी तह बोला। बाकी अगर उसमें आपको खुली छूट दे दी कि आप आपको शुद्ध करना है वाक्य, तो आप कर सकते हो, है ना। ठीक। अब आज अभी कुछ प्रत्यय हम जो पढ़ने वाले हैं, इन सब का ग्रुपिज्म होने का जो मेन फैक्टर है वो है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय मतलब
देखते सर पढ़ते हैं स्त्री प्रत्यय क्या। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ मैं बोल रही हूँ, संध्या बोल रही हाँ बोलिए। हूँ। सर ये जो आपने ये तहसील प्रत्यय पढ़ाया, तो हम्म। उसका जो वाराणसी का वाराणसी तो हो गया, तो उसका अर्थ क्या होगा? वाराणसी से अर्थ तह पंचमी का भक्ति है मतलब ना। ये। हाँ पंचमी सीत। भक्ति तो सही निकलेगा ना। अच्छा, वाराणसी से। हाँ। अच्छा। तैयारी कच्ची है अभी, संध्या जी, पढ़ना है अभी काफी। हाँ, एक सेकंड, आप कुछ कह रही है, आपकी आवाज म्यूट हो गए, बोलिए। ये तहसील प्रत्यय में जो वाराणसी का वाक्य है ना, वाराणसी तः प्रयाग पश्चिमे वर्तते, हाँ तो हाँ, इसका अर्थ होगा वाराणसी से प्रयाग पश्चिम वर्तते, मतलब होता है या होता जाती है, है, वो जाती मतलब है। होता है जाती है, एक उसी अर्थ में प्रयोग होता है। अच्छा अच्छा। अब अर्थ वगैरह तो आप बताओगे, अब तो अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, कम से कम अर्थ वगैरह तो आपको आने चाहिए बताने, इतने तो आगे पहुंच गए आप। आज से रूल है, क्लास में एक भी संस्कृत सेंटेंस का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, आप आपस में देख लेना या बता देना। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक सॉरी, प्रत्यय का है, स्त्री प्रत्यय। ये स्त्री प्रत्यय क्या भला है? देखो, पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाची शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। मतलब टेक्निकली वो शब्द ओरिजिनली स्त्रीलिंग नहीं है, उनका लिंग पुल्लिंग हो सकता है या नपुंसक लिंग हो सकता है, मेजरली पुल्लिंग ही होता है। लेकिन उस पुल्लिंग से जब उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया जाता है, तो जिन प्रत्ययों का हेल्प ली जाती है, जिन प्रत्ययों के थ्रू उनको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा प्रत्यय है आपका आप टाप प्रत्यय, ये बाकी आलतू फालतू चीज छोड़ दो, क्या नाम है? टाप प्रत्यय। सबसे कॉमन प्रत्यय स्त्री प्रत्यय में जो है टाप प्रत्यय है। क्या परिभाषा है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप टाप प्रत्यय का शेष होता है आ। कैसे? अश्व प्लस टाप, अश्व में आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? अश्वा, बन गया स्त्रीलिंग। सुत प्लस टाप सुता, सरल प्लस टाप सरला, प्रथम प्लस टाप प्रथमा। अब इसका ये नियम है कि आप किसी भी शब्द के साथ नहीं लगाओगे टाप, जो शब्द पुल्लिंग में है और जो स्त्रीलिंग बन सकते हैं ऐसे शब्दों में आप टाप प्रत्यय लगा सकते हो। एक और रूल टाप प्रत्यय का, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में, ये तो क्या है, पुल्लिंग शब्द के अंत में अगर अ है तो ये कंडीशन आपकी होगी। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आप टाप प्रत्यय लगाओगे, लेकिन उसका क्या, उसका कन्वर्ट किस में होगा? इक में। अब इनने यहाँ पे आ लिख दिया है, आ मतलब टाप ही है, तो बालक प्लस टाप क्या बनेगा? बालिका। क्यों? क्योंकि अंत में क्या है? अक, 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 अक और अक। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, कौन से प्रत्यय से या बालक में कौन सा प्रत्यय लगा हो, पहले तो आप मुझे ये बता दो। अक लगा है ना, अक। हम्म। नमुल नमुल डबल नमुल प्रत्यय लगा है। नमुल प्रत्यय। नेवुल, नेवुल, नेवुल कहते नेवुल हैं उसे, नेवुल नेवुल, क्योंकि हाँ। न आधा है ना, पूरा नहीं है। ठीक है, हाँ अच्छा। नेवुल। ठीक है, तो आप समझ सकते हो नेवुल प्रत्यय का शब्द है, मतलब वो तो बालक है, बट ठीक है, क्योंकि अकह होता है, ओनली अक नहीं होता। तो बालक शब्द है, बालक में आ टाप प्रत्यय जोड़ने पर बालिका बनेगा, बालकानी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बालका? क्योंकि इसके अंत में क्या है? अक। जिन शब्दों के अंत में अक हो उसमें टाप प्रत्यय जोड़ने से बनता है एक, और जिन शब्दों के अंत में अ हो उनमें टाप को जोड़ने से बनता है आ। क्लियर मीना जी? गेटिंग द पॉइंट? देखिए, ये नॉर्मल शब्द थे ऊपर आपके, अश्व सुत, इनके एंड में देखिए अ है, अ है, अ है, अ है ना? तो जब आपके पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ हो और उनको स्त्रीलिंग बनाना हो, तो आप आ टाप प्रत्यय लगने पे क्या जुड़ेगा? आ। तो कंडीशन अश्वा, सुता, सरला, प्रथमा बन गई। लेकिन अगर आपके पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो, बालक, मूषक, शिक्षक, साधक, अक हो, तो टाप प्रत्यय जोड़ने पर आपका क्या जुड़ेगा? इक। तो बालक में एक जुड़ेगा तो क्या बनेगा? बालिका। मूषक में एक जुड़ेगा तो क्या बनेगा? मूषिका। नन अदर लेस, दोनों ही कंडीशंस में क्या हो रहा है? हमारे स्त्रीलिंग शब्द रूप बन रहे हैं। ठीक है, आगे
ई प्रत्यय है, कुछ नहीं है, सिंपल है। धातु में ई जोड़ने पर आप कर्त्री प्लस ई क्या बन गया, कर्त्री। दात्री प्लस ई क्या बन गया, दात्री। कैसे बन रहा है ये ई, त के नीचे री है, तो त प्लस त के ऊपर रेफ है ना री, तो त प्लस र त्र होता है, तो त्र बन गया, ई का ई जुड़ गया। दात्री में क्योंकि ये जो आपके नीचे रेफ लगा हुआ है, इसको खोलोगे तो कैसे खुलेगा, री प्लस क्या सर है। ये तो वो व्यंजन वाला है, त प्लस हाँ रो प्लस हाँ, त्र बन जाएगा। पहला चैप्टर हाँ। है ना। तो ये दात्री मतलब ये र से बना हुआ है, तो त प्लस र क्या बनता है, त्र बनता है ना, दात्री, धात्री, तपस्विनी, गुणिनी। तपस्वी। ठीक है, तो ये सारे आपका ई प्रत्यय के जोड़ने से बन जाता है। ठीक है, ये भी सारे स्त्रीलिंग शब्द बन गए। और बाकी सारे देखो, नद प्लस ही नदी, देव प्लस ही देवी, भयंकर प्लस ही भयंकरी, गोप प्लस ही गोपी। ठीक है, किसी को शो तो याद नहीं आ गया गोपी बहू के नाम से, टिपिकल इंडियन थिंग्स, कोई बात नहीं। आगे सेम वही है, त्रिलोक प्लस ही त्रिलोकी, पंचवट प्लस ही पंचवटी। ओके, गच्छत प्लस ही, अब यहां देखो, गच्छत मूल धातु है लेकिन उसका क्या बनेगा, गच्छन्ति। वदत मूल धातु है लेकिन उसका क्या बनेगा, वदंती। दर्शयत में है दर्शयंती। एक और चीज आप याद रख सकते हो, अगर अंत में त है, आधा त है ना, तो उसको पहले आधे न में कन्वर्ट कर दो और ई जोड़ दो, तो गच्छन्ति, वदंती और दर्शयंती। फिर श्रीमत प्लस ई क्या, अब इधर लेकिन यहां चेंज नहीं करना, श्रीमत तो श्रीमंती कर दोगे, श्रीमत प्लस ई क्या होता है, श्रीमती। ठीक है, भवत प्लस ई भवती, गतवत प्लस ई गतवती। ओके, अब इधर ये सब बने, इंद्र प्लस, अभी इन्होंने इधर क्या किया है, प्रत्यय बदल दिया है, निश करके प्रत्यय पूरा लगाया है, तो ये निक जो निश भी नहीं है, इस निश में क्या किया है, आणी, आनी जोड़ा है, आनी। इंद्र प्लस निश इंद्राणी, क्योंकि यहाँ पर र आ गया ना पहले, इसलिए न है, पता है ना आपको रूल, न का न कब होता है। फिर वरुणानी, भवानी, मातुलानी, रुद्राणी, ये सारे इस प्रकार से आपके से, आचार्य का आचार्याणी जो होता है वो निश के जोड़ने से होता है। लास्ट प्रत्यय ती है, अगर ती है तो मतलब आपका प्लस के पहले अगर न है और बाद में ती है तो इस न को उड़ा दो, बस खत्म, युवती ही, खत्म, फाइनली प्रत्यय खत्म। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, करने को कुछ भी नहीं है, ये तो आप अभी ऑन द स्पॉट कर लोगे। शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है, बट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं है। शब्दों को, हाँ मुझे रिएक्शन दिख गए लोगों के, मैं जब भी कहता हूँ कुछ भी नहीं है तो आप लोग के रिएक्शन तो ऐसे आते हैं कि सब कुछ तो है। स्त्री प्रत्यय में कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, जो जो जोड़ सकता था उसमें ई जोड़ सकता था, ताप जो आ जोड़ सकता था, इन्हें जोड़ सकता था, उन सबको जोड़ जोड़ के शब्दों को हमने स्त्रीलिंग कर लिया, कुछ भी नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने सिलेबस डिसाइड किया है वो ऐसा नहीं कि मन से या फिर मुझे कठिन देना है। आई बिलीव कि हम लोग को बहुत सताया हमारे टीचर्स ने, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को ना सताऊं, मेरा फंडा ऐसा होता है। दो चीजें होती हैं, देखो आप थोड़ी पर्सनल, आप लोग इतना जुड़ गए तो देखो, दो चीज में बिलीव करता हूं मैं। अगर पेपर टफ बनाया है तो चेकिंग बहुत इजी करूंगा, और अगर मैंने पेपर इजी बना दिया है तो चेकिंग टफ करूंगा, ये मेरे रूल्स है कुछ। ठीक है, मैं प्रोफेशनल टीचर अभी नहीं बना हूं, लेकिन अनऑफिशियल टीचर काफी जगह बन गया हूं, तो इसलिए कह रहा हूं, तो ये मेरे सिंपल रूल है। अब आप वो समझ जाना पेपर देख के, अगर पेपर टफ है तो चेकिंग इजी करूंगा, मतलब उसमें ऐसे कहीं पर आपने कुछ गलत लिखा है तो मैं नंबर दे दूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग देखकर। लेकिन अगर पेपर बहुत ईजी है और तो आपने बस एक शब्द गलत लिखा है तो मैं पूरा काट लूंगा। ठीक है, बट मैंने आज में लिखा ही है, पेपर किस फॉर्मेट में बन रहा है आप लोगों ने मेरा पढ़ लिया होगा। जो लोग पढ़ के आएंगे उनको सब कुछ आ जाएगा, देयर इज नथिंग इन द एग्जाम विच यू विल नॉट नो। बट जो लोग पढ़ के नहीं आएंगे, देयर इज नथिंग इन द एग्जाम दैट दे विल नो। ठीक है, सेकेंड चीज ये है मैंने आपको पूरा फॉर्मेट एक चीज लिख लिख के बता दी है, उसमें जो भी कुछ होगा वो आप पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना है फॉर्मेट को देखने के बाद, एग्जाम फॉर्मेट देखा तो किसी को कुछ पूछना है क्या, नहीं पूछना, घबरा गए हो सारे या सब समझ आ गया है?
नहीं आ नहीं गया सर, ना? और नहीं सर, हाँ। पूछना ओरली तो में बहुत है। हम्म टफ कुछ भी ठीक। नहीं है। हाँ, मुझे मेरा पॉइंट क्लियर करना है, टफ क्यों नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, जो लिसनिंग टेस्ट के क्वेश्चंस है, सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे, एक भी घुमा के नहीं पूछा। बालक शब्द रूप सुनाओ, फल शब्द रूप सुनाओ, लट लकार पट धातु से सुनाओ, ठीक है, सेंटेंस कैसे बनता है, इस वाक्य में करता क्या है, अपना परिचय दो। स्ट्रेट क्वेश्चन लिसनिंग टेस्ट में, ये सब तो आपको आता है, इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं आता। मैंने आपसे पूछा भैया, जैसे मैंने पूछा आपसे, बालिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, अभी आपने पढ़ा टाप प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से सीधे सिंपल क्वेश्चन है, एक भी घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने लिसनिंग उसमें। 4 क्वेश्चन मैंने बोले थे। मेरा पर्सनल ग्रज था कि मुझे ये भी देखना है कि आप लोग को रीड करना कितना आया संस्कृत। तो 4 में से 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, और चौथा क्वेश्चन आपके सामने मैं स्क्रीनशॉट करके एक पैराग्राफ आपसे रीड करवाऊंगा संस्कृत में। ऑन दैट बेसिस मैं आपको लिसनिंग टेस्ट के आउट ऑफ 20 मार्क्स दूंगा। और उसमें मैंने फेवर ये रखा है, पूरा पूरा एग्जाम आपके फेवर में है, कि अगर आपको मानो मेरे 3 ओरल टेस्ट के आंसर, मानो आपको 2 ओरल टेस्ट के अगर एक क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आया, लेकिन अब रीडिंग आपने बहुत अच्छी करी, तो मैं उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको यहाँ दे दूंगा। टेक्निकली आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे एक गलत आंसर बताने के बाद भी। और इसमें एक और चीज मैं कर दूंगा, 4-5 दिन नहीं, 20 तारीख को मैं आपको पैराग्राफ भेज दूंगा, जो मैं आपको उससे रीड करवाऊंगा, आप पहले से रीड करके आना, तो आप कर सकते हो। तो मतलब आपको ऐसा है कि 3 ओरल क्वेश्चन में से अगर आपको एक नहीं आया, कोई कह रहा था ना हमें ओपन बुक टेस्ट होता है हमारा परमागम में, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं भी कुछ ओपन बुक रख देता हूँ। लेकिन उसमें कंडीशन मेरी क्या है, कि आप लोग ट्राई करना कि आप संधि विच्छेद करके पढ़ सको, समझ रहे हो, संधि विच्छेद तोड़ तोड़ के। अगर नहीं पढ़ पा रहे तोड़ के, तो आप ऐसा पढ़ो कि अशुद्ध ना पढ़ो, ठीक है। और पैराग्राफ ऐसा मैं भी रीड करूंगा एक बार, अभी तो मैंने सीधा टाइप कर दिया है, मुझे बस वापस रीड करके फिर भेजूंगा। वो उसमें मीनिंग नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है, मीनिंग नहीं पूछूंगा, ओनली आपको रीड करके दिखाना है। मीनिंग जितना पूछना है मैंने ओरल टेस्ट में पूछ लूंगा जो पूछना है, ठीक है। बाकी हाँ, हार्दिक जी बोलिए। जो भी पूछो सर, ऐसा पूछना है कि हम बोल पाए, और कुछ नहीं। मैं तो 1 घंटे से सुन रहा हूँ, मलेच्छ के जैसे ही सुन रहा हूँ, मरडे की बाती टकटकाई लगाए देख कोई रहा हूँ। बात, अरे पर आप है? मेंढक की बात समझ शरण तक आने की भावना तो भाई ना आपने, तैयारी कर रहा हूँ। सौदर मिंद्र के पहले पहुंच जाओगे आप समझ शरण में, समझ रहे हो बात, से छोटी 20 बात थोड़ा नहीं है। डिस्टेंस हाँ वो सर। होता 16 है। एक शिविर है हमारा, शिविर हाँ कर रहे हैं हम हाँ। लोग, यूथ हम्म, पेंशन जैसा। तो आप हाँ बीच में हाँ। रिवीजन बोल रहे थे, वो ये संडे से पहले कल ले लो तो कल कल कुछ। कल है ना रिवीजन क्लास, कल 7 बजे रिवीजन क्लास है। और बाकी ओके, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है ही, तो आप वो लोग तो रिकॉर्डिंग, मुझे लगता नहीं आप लोग देखते हो, बट वो आपको हेल्पफुल रहेगी इन रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक दैट वी स्टडीड, ठीक है। ओके सर। हाँ। दूसरी बात ये है कि मैंने आप जो सिलेबस बनाया है वो इतना है, मेरे पापा भी एक्सपर्ट है संस्कृत के, ठीक है, इज एन एचओडी इन दैट। सो उनको मैंने पूछ के पूरा वो बताया, मतलब मेरा बेसिस ये नहीं है सिलेबस की मैंने आपको वही 5 संधियां क्यों दी, या मैंने वही 6-7 प्रत्यय क्यों दिए, तो ऐसा नहीं कि मेरे मन में आ गया या मैं आपको डिफिकल्ट देना चाहता हूँ। जो सबसे ज्यादा हमारे जैन ग्रंथों में, और सबसे ज्यादा जिनका यूज होता है, और जो वास्तव में जो काम के हैं, बस पढ़ने को इतना सारा है, लेकिन उसका निचोड़ भूत जो है आपका सिलेबस वो है। तो आप मेरे लिए मत पढ़ो, अगर आपने जितना मैंने सिलेबस दिया है, शब्द रूप हो चाहे चाहे वो धातु रूप हो, चाहे वो प्रत्यय हो, चाहे वो संधि हो, मैंने सिर्फ वही वही आपको दिए हैं, क्योंकि हमने कितनी सारी संधियां पढ़ी थी व्यंजन संधि में, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 6 संधियां दी। प्रत्यय हमने कितने सारे पढ़े, कम से कम 20 प्रत्यय पढ़े हैं, मैंने आपको सिर्फ 6-7 प्रत्यय दिए हैं उसका और मैंने जो शब्द रूप दिए हैं आपको, वो भी कितने सारे शब्द रूप पढ़े हम लोगों ने, लेकिन मैंने सिर्फ आपको 4-5, और मैंने गिनती भी हटा दी, सिर्फ नाम नाम आपको पता होना चाहिए, 5 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं। लिसनिंग टेस्ट पूरा आपको ओपन कर दो, रीडिंग टेस्ट ओपन हो जाएगा, लिसनिंग में सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन है। लिसनिंग टेस्ट जो रहेगा आपका, वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मुझे देखना है कि आप कितना समझ पा रहे हो। एक्चुअली मेरा फंडा ये है कि मुझे निपटाना नहीं है, और किस्मत आपकी है कि मैं अप्रैल में फ्री हूँ, फिर मैं फ्री नहीं हूँ पूरे साल, तो इसलिए मैं अच्छे से निचोड़ निचोड़ के आपको एग्जाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको रीडिंग कितना संस्कृत का आया, आपको लिसनिंग कितना आया, आपको राइटिंग कितना आया, कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ,
चतुर्मुखी विकास कहते हैं ना, मतलब मुझे पूरा वो जज करना है कि आपको कितना प्रॉपर संस्कृत समझ में आया। ठीक है। और ये मेरे लिए भी रिव्यू है, ताकि नेक्स्ट बैच में मुझे किधर फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है इस बार हम लोग रीडिंग को इतना फोकस नहीं कर पाए, हमारा ज्यादा टाइम लर्निंग पे गया। तो क्या पता मुझे रीडिंग में फोकस करना हो, या जो टॉपिक मैंने ज्यादा एक्स्ट्रा खींच दिए वो आपके स्ट्रांग हो गए, जो मैंने नहीं खींचे वो आपके नहीं स्ट्रांग हुए। तो वो सब मुझे एनालाइज करने को मिलेगा। सो इट्स नॉट ओनली योर्स एग्जाम, इट्स माइन टू। बस एक बात मैं चाहता हूँ कि जो मैंने डेट्स और टाइम बताए हैं एग्जाम की, वो आप लोग को सबको चलेगा ना? अगर मेजोरिटी लोगों को नहीं चलेगा तो चेंज करेंगे, दो तीन को करना हो तो हम नहीं चेंज करेंगे टाइम को। ठीक है। और जो राइटिंग एग्जाम है उसका तो कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको पेपर भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आप लिख के 2 घंटे के अंदर जिनका आ जाएगा उनका अप्रूव करूंगा, बाकी को नहीं करूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लिसनिंग टेस्ट 7 बजे रखा है 22 तारीख को, राइट? तो 7 बजे तो आप लोग फ्री होते ही हो, 7 बजे तो हमारी क्लास वैसे भी होती है। आई थिंक 22 तारीख, मैं पहले 24 को रख रहा था, बट उसमें मैंने क्यों 22 को रखा, ताकि ओरल टेस्ट और लिसनिंग देखकर आपको समझ में आ जाए कि आप कितने पानी में और आपको कितना पढ़ना है। तो 2 दिन आपको मिल जाएंगे पढ़ने को। मुझे क्या लगा, मैंने 24 को किसी का ओरल लिया और उसको कुछ भी नहीं आया, तो बेचारा वो घबरा जाएगा और वो तब पेपर ही नहीं देगा, कहेगा मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर 22 तारीख को आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा, 2 दिन आपके पास पढ़ने को है कि भैया मुझे धातु रूप तो समझ में आ गया लेकिन शब्द रूप नहीं आ रहा, तो आप वो लर्न कर लोगे। ठीक है। इतनी इतनी बात है। बाकी अब क्वेश्चन डिस्कस करके मुझे मेन टॉपिक, आपके 2 टॉपिक और लेने हैं, जिनमें से उपपद विभक्ति 1 दिन का टॉपिक है और समास 2 दिन का टॉपिक है। उसकी 3 क्लासेस हमारी और होंगी, उसके बाद जितनी क्लासेस होंगी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। ठीक है। तो अब आप लोग की तरफ से है स्टार्ट स्टडिंग नाउ। एक एक मुझे कुछ लोगों ने डाउट्स पूछे वर्णमाला में से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो दे हैव स्टार्टेड स्टडिंग। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ना चालू करो, जहां तक रहे पूछ लेना। कल हमारी पहली रिवीजन क्लास है, हम वर्णमाला से चालू करेंगे। रिवीजन मतलब क्या, पूरा पूरा पढ़ाऊंगा नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। जो हमारा मास्टर क्लास होती है, मैराथन क्लास टाइप, वैसा वैसा मैं हिंट करूंगा, तो आप लोग वो कर सकते हो। एनीथिंग एल्स? सर सर मेरी तो एक पढ़ाई चीज, हुई नहीं। जिनकी पढ़ाई नहीं है वो कर सकते हैं, आज 10 अप्रैल है, महावीर जयंती मतलब अच्छा दिन है शुरू करने को। 15 दिन में क्या नहीं पढ़ सकते आप, 2 दिन में 12 एक दिन दिन पढ़ है, लो तो भी कर लोगे। 12 दिन में पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर 4-5 क्लास तो मेरे पे रहेगा। पूरा कुछ भी नहीं है, मैंने सब तो घटा दिया, कुछ भी नहीं करना है आप सर 1 घंटा आपके भी लिए दिन का दोगे ना, नहीं आपके आप लिए एक इजी है। दिन सुनो। आप लास्ट क्लास में बताया कि आपने कौन कौन से लेने वाले हो? क्या मैंने सिलेबस पूरा भेज दिया है ना ग्रुप पे, पूरा सिलेबस आ गया ग्रुप पे, जो मैंने कल ओके। पीडीएफ शेयर करी थी, उसमें मैंने सब एकदम जैसे आप छोटे बच्चों हो वैसा एक चीज लिख के भेजी है। और जिनको लग रहा है पढ़ना डिफिकल्ट है, पढ़ने के पहले तक सब कुछ डिफिकल्ट होता है। जब तक आप खोलो तब तक सब डिफिकल्ट है, पढ़ना चालू करोगे तो तक पता चलेगा कि टफ है कि इजी है कि क्या है। आप नहीं बराबर। पढ़ोगे तो आपको सब टफ लगेगा। अपन 7-8 महीने से पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने तब नहीं पढ़ा, मैं आपसे सिर्फ 15 दिन मांग रहा हूँ। क्या 7-8 दिन महीनों की जगह हम 15 दिन, तो ठीक है ना, वी कैन स्टडी एटलीस्ट 15 डेज, यू शुड ट्राई एटलीस्ट। आपको जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं वो आप मत करो, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दो। बट ऐसे थोड़ी कि आप कुछ भी नहीं आ सकते, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, राइट? तो वो आप कर सकते हो। तो और ये जितने लोग हैं मुझे सब लोग चाहिए एग्जाम में। रेणुका जी सुन रहे हो ना आप? हाँ बोलो बोलो, अनूप जी बोलो। हाँ, मैं कह कौन रहा बोल था रहा था? एक बार हाँ ना, आशीष जी, हाँ। मैं कह हाँ रहा था कि एक ना प्रत्यय की पीडीएफ भेज देना, मेरी प्रत्यय की पीडीएफ डिलीट हो गई है। हाँ तो वो तो वेरी गुड टॉपिक, वैसे पीडीएफ अरेंज कर लीजिए सब लोग, तो आपके पास रहना तो चाहिए कंटेंट। आज मैंने इसलिए उनसे मंगवाई थी आप लोग से क्वेश्चन विशेषज्ञ की पीडीएफ, क्योंकि मैं पेपर बना रहा था इसलिए। लिसनिंग टेस्ट लिसनिंग ओरल टेस्ट बन गया आपका, बाकी बनाना बाकी है। ठीक है। चलो बहुत बातें हो गई, अब आप लोग जा सकते हैं पढ़ने के लिए, या आपको? सर मेरा एक सर पॉइंट हाँ मेरा है। एक बात है, हाँ बोलो बोलो बोलिए, कौन पहले बोल रहा मैं है? बोलूं? हाँ मैं बोलिए, बोल रही अभिलाषा हूँ। जी, अभिलाषा जी बोलिए बोलिए। सर ना आपके जितने हैं और आशीष भैया जितने भी, मैंने एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा है। मैं अभी एकदम मैं आपको फ्रेशर हूँ। बता रहा, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग में दैट। मैंने बताओ समय सर उठाया था कि मैं कुछ तो मैं क्वेश्चन वही उसमें से बोल रही हूँ, आपको, मैंने कुछ सुनो भी तो नहीं पढ़ा, सुनो मैं तो, एकदम फ्रेशर हूँ। मैं देने वाला था आपको उसमें से, लेकिन मैंने वो बंद करके रख दिया है। मैं बहुत इजी पेपर बना रहा हूँ,
ये मतलब मैं अभी मैंने आपका मेन पेपर तो नहीं मैं बनाया, वो लेकिन जो मैंने वो ओरल क्रूज टेस्ट नहीं का कर रही बनाया। हूँ, बट मैं पहले ही बता रही हूँ कि बस मैं अरे मुझे इतना आपका पढ़ी लेवल थी कि पता है आशीष ना, भैया जितनी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हूँ। मुझे आपका लेवल पता है ना, आपको सब आता है, आपको ऐसा लग रहा है कि इतना सारा पढ़ना है। अभी अब धीरे नहीं, धीरे वो पढ़ो तो आपको थोड़ा लगेगा कुछ थोड़ा है ही है, नहीं। बट वो एकदम से हाँ, सडनली आप पूछोगे तो वो मैं कोई घबरा बात के कुछ और ही कोई बोलूंगी। बात नहीं ना। आप मैंने क्या फायदा दे दिया? आप 20 नंबर में से आप 10 नंबर के अटेम्प्ट करो ओरल टेस्ट। रिटर्न में तो कोई दिक्कत है नहीं, रिटर्न तो आप कर लोगे कैसे ना कैसे समझ के याद करके। चीटिंग हाँ करी वो आपने तो तो हाँ, रिटर्न में, अब वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि यहाँ रिटर्न तो कोई मैं चीटिंग कर नहीं लूंगी, करेगा। बट ओरल में तो और तो मेरे मैंने से आपको गड़बड़ बोला ना, होती है। आप रीडिंग की प्रैक्टिस करो। आप रीडिंग अच्छे से कर देना तो आपको फोकट के 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, विल तो ट्राई, वो बात है। डेफिनेटली आई विल डू और दैट। बाकी आप लोगों ने जितना पुण्य कमाया वो भाग्य पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने लाइन से क्वेश्चन लिखे हैं 100। हालांकि मैंने ट्राई किया कि जस्टिस ही किया है, बट स्टिल किसी को मानो धातु रूप आ गया और किसी को धातु रूप दे दिया और पूछा कि ये कौन सा लकार है। एक बेचारे को पूरा सुनाना पड़ेगा, एक को सिर्फ एक नाम बोलना पड़ेगा, लेकिन दिमाग दोनों को लगाना है। तो वो लगाना तो ऐसा इजी किसी का कुछ नहीं है। तो आप लोग मैं इतना बोल रहा हूँ आपको डराना, आपका डर कम करने के लिए, घबराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इजीली सब मेरा कुछ एक करो। क्वेश्चन और है भैया। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। जैसे क्या कहते हैं, मैं परमागम का स्टूडेंट नहीं हूँ। कोई बात तो नहीं, मैं भी नहीं हूँ। न्यू मैं भी न्यू नहीं सेशन परमागम। में जैसे, तो हाँ, न्यू सेशन जो स्टार्ट होगा तो उसके लिए इसी में लिंक वगैरह आएगी, क्या चीज आएगी? वो सब हम कर रहे हैं, पूरी चीज से लोग हम बात करके भी मई में तो क्या सब ऑफ होता है ना। तो अभी बाकी जो आपका जो नॉर्मल बैचेस चलती है परमागम का, उसकी भी अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं है। तब साथ में अनाउंसमेंट हो जुलाई जाएगी। से शुरू होगा। हाँ, तो जून जुलाई से, इसलिए मैंने बोला जून जुलाई चालू होगा। जब होगा तब बता दूंगा, नहीं तब तो अपन लोग साथ में है। जून में वापस पकड़ लूंगा आप लोगों को, उसमें क्या है ना। सर ये आत्मनेपद के लकार नहीं होंगे ना सर? नहीं, देखो वो भी हटा दिया आत्मनेपद, ओनली परस्मैपद दिया है। और क्या चाहिए, सब तो हटा दिया। हाँ संध्या जी क्या बोल रहे हो आप? नहीं बोल रही, आपने सब हटा दिया, बहुत शॉर्ट किया, पर मैंने कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इसलिए कोई मैं बात नहीं। एग्जाम दूंगी, हाँ शाबाश, तो कोशिश करके करूंगी, वेरी पास गुड, हूँ या शाबाश। फेल हूँ, नहीं तो हाँ, मैं भी आप ज्वाइन सोच करूंगी, करो मैं आप अभी फेल से होगे। बोल आप मेरी बात सुनो, आप एग्जाम दोगे और आप पढ़ के दोगे, तो आप पढ़ना चालू करो। जितना आप पढ़, ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम दूंगे। आप पढ़ो ना, पढ़ने से किसने रोका है आपको? आप परमागम के लिए पढ़ते हो कि नहीं, नॉर्मल अपने ग्रंथों के लिए पढ़ते हो? तो मैंने कौन सा गुनाह करा है कि आप नहीं पढ़ रहे? तो आप आधा घंटा 1 घंटा जितना आपसे पॉसिबल हो, आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। कुछ नहीं, आज डिसाइड करो, कोई बात नहीं, आज मैं वर्णमाला याद करूंगा। इतना करके सो, क वर्ग क्या है, च वर्ग क्या है, प वर्ग क्या है, ट वर्ग क्या है, वो याद करो। आपसे 50 भी नहीं, 25 लेटर्स तो याद हो ही सकते हैं ना आपसे। खत्म। कल आप सोचो कि आज मैं सिर्फ स्वर संधि करूंगा। आप नाम मत याद रखो, आप सिर्फ देखो पूर्व वर्ण में अगर ये और परवर्ण में ये है, मुझे ये बनाना है, खत्म। प्रत्यय में तो नाम में ही प्रत्यय है कि हमें ये जोड़ना है शब्दों में। प्रत्यय में तो कुछ भी नहीं है, बस लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। शब्द धातु मैंने दे ही दिए, डेली पाठ करके सो, डेली पाठ करके सो, 3 दिन बाद आपको याद हो जाएंगे शब्द। खत्म कोर्स, क्या बचा? हो गया। सर बट प्रत्यय यू में, हैव टू वर्क हार्ड, दैट्स इट। सर बोलिए। प्रत्यय में एक एक आदि प्रत्यय ख्याल आ जाते हैं, उसका रूप बनाना याद आ जाता है, पर वो उसके जो नाम है वो याद नहीं नहीं, रहते। प्रत्यय में तो बिना नाम के कैसे आप रूप बनाओगे? प्रत्यय तो बिना नाम, संधि में एक बार चल सकता है, प्रत्यय में बिना नाम के चलेगा ही नहीं। प्रत्यय कैसे होगा? मतलब वो रूल है तो, पर रूल याद रह जाता है, पर वो उसका दो जो वो 2-3 प्रत्यय बस ऐसे जिनके नाम अटपटे हैं, बाकी तो सभी प्रत्ययों के नाम में शेष है उनका। अब वो 2-3 ही तो याद करने हैं। ठीक है, तो अब बहुत बातें हो गई, बाकी बातें हम लोग करेंगे बाद में। कल हम मिलते हैं हमारी फर्स्ट रिवीजन क्लास में। अगर बाई चांस लिंक फ्री नहीं होती है तो बताऊंगा, अदरवाइज हम 7 बजे मिलेंगे। जय जनेन्द्र, सेम स्टडी नाइसली, सेम बाय। टाइम जय जनेन्द्र। सर सेम टाइम जय रहेगी। जिनेन्द्र।